शुरू करें। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से यह जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। करीब 6500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9%, अबाउट 1,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था।
तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता। इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए। चुनाव निपट जाएगा, चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार, जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार, जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है? जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है। जनता जानती है कि अगर आपके खाते, अगर आपके खजाने एक दो व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? यह पूरा गोरख धंधा है, अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। I will very briefly make a statement in English on this particular matter. It's of grave national importance. 24 hours before the SBI was supposed to make names public of who the electoral bond donors were, according to the Supreme Court order of 15th February 2024, not unexpectedly, but in a very shocking and brazen way, the SBI has approached the Supreme Court and has sought time until the 30th of June 2024 to make these names public. Why does the SBI need so much time? SBI is not just India's largest lender, it is a fully computerized bank. It operates 48 crore bank accounts, it operates 66,000 ATMs, nearly 23,000 branches all over the country and beyond India. And this SBI needs 5 months to be able to gather data for just 22,217 electoral bonds. Why is the BJP so scared of these names coming out? It's important to remind you of two figures here. Between 2017 and 2023, from the onset of the electoral bonds till the end of fiscal year 2023 last year, about 12,000 crore rupees was collected by political parties through electoral bonds. It wasn't shocking.
but 2/3 of that went to the BJP, nearly 6,500 crore rupees. The Congress got a measly 9%. It is also important to remind you here that after the Supreme Court order, a very shocking report from News Minute and News Laundry made it public, and this is only the tip of the iceberg, that 30 companies contributed to about 335 crore rupees, and there were raids on these companies between 2018 and 2023 through various agencies like the CBI, ED, and Income Tax. 23 of these companies had never donated to a political party before. The quid pro quo is for all to see. So why is the BJP so scared? What is going to change if names become public? Let the names become public. Do people in this democracy not have a right to know that who is donating to which political party and how much and at what time? And is there a quid pro quo? Is policy formation happening on the basis of donations being received? Are agencies acting at the behest of these donations? Are agencies coaxing companies to donate to the BJP? Are probes happening and probes closing on the basis of donations that are coming in? And these are very simple questions that must be raised in any democracy. What is it that the SBI needs these 5 months for? And SBI woke up after 20-25 days to realize it needs additional time. There is a clear attempt by the SBI and the government of India, at the behest of Prime Minister Modi and the BJP, to conceal the names of donors through electoral bonds. But the people of this country can see through these sinister plots, and they see that every effort is being made to conceal the names of these donors. And it's for everybody to see. I don't think there's rocket science to it. I don't think there's a maze that nobody can solve. Everybody can see. They can just connect the dots. And the dots, when connected, present a very worrisome picture for our democracy. And that picture reveals how there is absolute quid pro quo as far as electoral bonds was concerned. This was a completely legalized loot that Supreme Court put an end to. And may I dare say, by doing what the SBI is attempting to do, along with the BJP and along with the government of India, it is playing into the hands of a political party, not just ruining its own reputation, but also is in contempt of what the Supreme Court order stands for. And that is absolute transparency as far as electoral donations are concerned. आपके सवालों का स्वागत है. पहले अगर आप इस पर सवाल लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी. I also wanted to make a very brief statement. I can make it right now or I can make it after your questions, which is on Google Ads. A very worrisome report has appeared. आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे. क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़ पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा. 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए. गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है. लगातार उल्लंघन हुआ है. हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है. तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें. ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है. अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए. लेकिन पहले आपसे एसबीआई के सवालों का स्वागत करते हैं. वाह. If you've seen their petition to the Supreme Court, they're trying to say that there are two different silos, and that is why they have to transcribe 44,000 odd, electoral bonds from the giver to the taker. The Supreme Court very clearly had said that it should be published by the 13th. Do you fear that there will be a level playing field that will, be washed away
in case the Supreme Court gives a relief to SBI? I have said it in so many words. I am not going to get into the ambit of what the highest court in this land will do. But once the Supreme Court says that these electoral bonds should be banned, once these electoral bonds are unconstitutional, everything that comes with it should be exposed. The Supreme Court had given a very strict directive and in no uncertain terms had asked the SBI to make these names public. Are you telling me that the State Bank of India does not have the resources to put out the names of 22,217 electoral bond donors? Is this a joke? You operate 48 crore bank accounts all over the country. You have 66,000 ATMs. You manage 23,000 branches. The workforce is the largest for any lender anywhere in the world. And SBI can't put together 22,000 names? I mean, does that not ring an alarm bell? I do believe that in the interest of the Supreme Court order, which we have all hailed, which stands for transparency, I do believe that the SBI should be told to make these names public. And I do hope that they will not be getting any relief. Otherwise, they will have an impact. तो SBI को सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप नाम सार्वजनिक करिए. SBI ने कहा उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए, 5 महीने का वक्त चाहिए. हमने यहां पर पूरा पर्दाफाश कर दिया कि कैसे ये सिर्फ ढोंग है, ये भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के काले कारनामे छुपाने का प्रयास है. ये सिर्फ चंदाखोरी में जो लूट हुई है, जो चंदे की चोरी हुई है, चंदे के बेसिस पर जो सरकारें चली है, उसकी बात है. अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेगा इस मैटर का. मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार में लेश मात्र भी मर्यादा और शर्म थोड़ी सी बाकी रहेगी तो एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वित्त मंत्रालय को एसबीआई रिपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करेगी. अगर हम ही सब कुछ कर देंगे तो सरकार 10 साल से झुंझुना बजा ही रही है, अभी भी झुंझुना बजाने दें सरकार को. एसबीआई पर और इस चंदा चोरी पर अगर आपका कोई और सवाल हो. We are not scared of it. Let it be public. We have said it from day one. Let it be public. Let it be known. The reality is that you've amassed 2/3 of that amount. So you should be the last person telling, we are absolutely fine. We work with transparency. You seized our accounts. You took money illegally from us. You did all of that through income tax. We give a damn. And that's because the people of this country realize what you're doing with India's main opposition. We are absolutely fine with it. We are not the ones hiding behind SBI and hiding behind one scripture and hiding behind the other. We are saying make it public in the interest of transparency. So that counter narrative falls flat on its face, I hope. कोई और सवाल? जी बोलिए. आप लोग को तो SBI की चिंता ही नहीं है. हाँ बोलिए. मेरा सवाल आपके गठबंधन के सहयोगी डीएम के नेता ए राजा के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम हमारे दुश्मन है, भारत एक देश है ही नहीं. इस तरह के बयान देने वाले जो आपके सहयोगी दल हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है? मैं उनकी बात से 100% असहमत हूं. मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं. मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं. मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमाम हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है. राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है. राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं. मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं. ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं, पूरी तरह से निंदा करती हूं. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए. के बाद राजेश मिश्रा जो आपके केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है. तो क्या ये झटका है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए? अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं पार्टी और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता झटका है. उनका कारण क्या था छोड़ने का मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल झटका नहीं है. अगर आप, और ये मैंने पहले भी इस मंच से कहा है और थोड़ा मुझे लगता है मगरूर जैसी लगती हूं मैं ये कहते हुए, लेकिन अगर आप कांग्रेस को छोड़कर रातों रात भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उनका झंडा उठाकर चल सकते हैं, आपने जिंदगी भर कांग्रेस की राजनीति की हो, आपने जिंदगी भर ऐसी ताकतों का सामना किया हो,
उनकी खिलाफत करी हो। कैसे ये लोग ऐसा कर लेते हैं मुझे नहीं पता, ये भी एक फाइन आर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का जिनका टिकट नहीं होगा या जो भी, वो ऐसा करेंगे। ऐसा करने में मुझे लगता है सबसे बड़ा जवाबदेही आपकी ना कांग्रेस को है, ना कांग्रेस अध्यक्ष को है, ना कार्यकर्ता को है। सबसे बड़ी जवाबदेही तो अपने अंतर मन को है, अपनी अंतर आत्मा को है। अगर वो इस काले कारनामों की आपको गवाही देती है तो ऐसा बिल्कुल कीजिए। आप आज नहीं कल चले जाइए, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी पड़ेगी। अगर जरा सा भी संशय है तो कांग्रेस के सिपाही आप नहीं बन सकते इस दौर में। जी मुझे इस बच्चों के एड्स को लेकर की जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। जो मैंने टिप्पणी की वो इस बार में की कि पिछले महीने गूगल के 50% एड्स, गूगल वीडियो एड्स जो भाजपा के चल रहे थे, वो गूगल के ही अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। और गूगल का नियम ये कहता है कि अगर उनके एड का उल्लंघन होगा 3 से ज्यादा बार 90 दिनों में, तो वो एड अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एड अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। जी मैम, प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक पर्सन जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबर है। अब बीजेपी लगातार इस पे सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि अब जो एमपी है कांग्रेस पार्टी के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। कुछ बातें इस मंच से करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा पूछने वाले ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है, वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं। आपकी झुकती हो या ना झुकती हो मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे शिरोमणि दर शिरोमणि आपकी पार्टी में शामिल हैं कि आप उनको टिकट देते हैं, उनके काले कारनामे और सारी करतूतें बाहर आती हैं, उनको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है, प्रभु हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप ही की पार्टी के संस्कार है ना जो उपेंद्र रावत करते हुए पाए गए। आप में से बहुत साथियों ने वो देखा भी है, बाराबंकी के सांसद हैं, क्या करते हुए पाए गए ये आपको अच्छी तरह से पता है। डीप फेक और एआई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। वो चाहे रामदुलार गौर हो जो दोषी पाए गए, चाहे सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे उपेंद्र रावत हो, चाहे पवन सिंह जैसे लोगों, एक के बाद एक आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से जनता देख रही है। तो मेरा मुंह अपने चाल चरित्र और चेहरे पे ना खुलवाएं तो अच्छा रहेगा। जी तेलंगाना से उन्होंने कहा कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है और बाकियों के लिए फैमिली फर्स्ट है। मोदी का परिवार, तमाम बायोस जो हैं चेंज किए हैं बीजेपी के नेताओं ने। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी। परिवार बड़ा प्रिय होता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूं, 4 ले देती हूं। चलिए, वर्षा थी एक लड़की, पुलिस परीक्षा दी उसने, उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? रमेश बिंद मजदूर थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जे का बोझ चढ़ गया, आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? आगरा का एक लड़का था तरुण, नौकरी चली गई, कर्जे के बोझ के तले दब गया, उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली, साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया। वो आपका परिवार था कि नहीं था? ब्रजेश पाल, अभी एक लड़का यूपी का, उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद फंदा से लटक गए। वो आपका परिवार है कि नहीं है?
वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है। और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार? हर घंटे पे जो 2 किसान आत्महत्या कर रहा है वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जिन 4 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में वो आपका परिवार है कि नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये सब मुद्दों से भटकाने के प्रयास है। मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरोजगारों का भविष्य जो गर्त में जाता हुआ वो है। सब मुद्दों से भटकाएंगे। इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पश्चिम, पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्षिण। यह असलियत है। और कोई सवाल? जी पूछिए। एक बयान दिया है जिसको लेकर अब बीजेपी बोल रही है। राहुल गांधी का बयान ये है कि राम मंदिर की बात होती है एक और, लेकिन राम राम करते हैं और भूखे मर जाते हैं। ये पीएम की नीति है, जिसको लेकर बीजेपी बोल रही है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान जो है वो राहुल गांधी करते ये हैं। बीजेपी की बेवकूफी के वक्तव्यों का मैं यहां से जवाब दूंगी इस मंच से। इस मंच का थोड़ा आदर करिए आप लोग। जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जो 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, वो किसके बच्चे हैं? भारत माता के ही बच्चे हैं ना। उसके बारे में क्या बोलेगी बीजेपी? जिन सारे नामों को मैंने अभी आपको गिनाया, ये बेरोजगार बच्चे नहीं है इस देश के। ये इन बेरोजगारों के बारे में चर्चा नहीं होगी, किसानों के बारे में चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला। राम राज्य की स्थापना कीजिए ना। क्या है राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपके राज में किसान मजबूर है, मजदूर मजबूर है, बेरोजगार युवा मजबूर है, औरतें मजबूर हैं। किस तरह की बातें ये लोग करते हैं? मुझे कभी कभी लगता है दे आर स्किज़ोफ्रेनिक। मुझे कभी कभी लगता है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है इन सबको। देश में क्या हो रहा है, बातें क्या चल रही हैं, देश में क्या हो रहा है, तस्वीर क्या दिखाई जा रही है, समझ ही में नहीं आता है। और कोई सवाल? धन्यवाद जी। सवाल है मेरा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है 2024 से पहले। इस मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि चाइनीज प्रीमियर को आज तक उन्होंने बधाई नहीं दी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान और चाइना से मोदी जी का बड़ा लगाव है भाई। आपको इसमें इतना हतप्रभ क्यों है? आप भूल गए क्या कि वो लाहौर लपके लपके चले गए थे बिरयानी सिवई भगवान जाने क्या खाने? नवाज शरीफ के ही तो घर गए थे। आप भूल गए क्या? किसी को पता ही नहीं था कैबिनेट में। मुझे याद है 25 दिसंबर या 24 दिसंबर का दिन था। एक उन्हीं के मंत्री के यहाँ भोज था। मैं तब पत्रकार होती थी। वहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बैठे हुए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोगों ने पूछा आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता है। वो वहां लपके हुए पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान के आईएसआई को पहली बार इस देश की सरजमी पर बुलाने की हिमाकत नरेंद्र मोदी जी ने करी पठानकोट में। पाकिस्तान से उनका बड़ा गहरा संबंध है भाई, बहुत मानते हैं पाकिस्तान को। वो 18 बार जब चाइना जाते हैं या 30 बार जब शी जिनपिंग से मिलते हैं। आप गए किसी अपने दोस्त को लेकर महाबलीपुरम में नारियल पानी पीने और शहनाई सुनने? मोदी जी गए थे। आप बैठे हैं साबरमती के तट पर झूला झूलते हुए अपने किसी दोस्त के साथ? मोदी जी ने झूला है। मोदी जी ने अपने दोस्त को सबसे बड़ी क्लीन चिट दी और वही दोस्त बार बार कहता है 19 लेवल की कोर कमांडर की टॉक में चाइना का पीएलए क्या कहता है? आपका प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, हमारे 20 जाबाजों की शहादत हो गई। बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है, बहुत दोस्ती है, बहुत प्रेम है। आप लोग नाहक भोले हैं, आप लोग समझ नहीं पाते इस अमर प्रेम कथा को। बड़ी अमर प्रेम कथा है, चीन से एक हाथ पर, पाकिस्तान से दूसरे हाथ पर। और भी कोई सवाल? धन्यवाद।